Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर उत्तराखंड। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन कि क्रॉप रोटेशन जब हम बनाते हैं तो उसके क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो एक बहुत थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए क्रॉप रोटेशन क्या होता है। एंड क्रॉप रोटेशन वी ग्रो क्रॉप्स इन ए प्री प्लांट सक्सेशन इन सेम पीस ऑफ लैंड। मतलब कि हम पहले एक प्लानिंग बनाते हैं कि किस क्रॉप को बोना है और किस रोटेशन में बोना है, उसकी हम पहले से एक प्लानिंग करके रखते हैं। उसी के अनुसार हम क्रॉप को ग्रो करते हैं। जैसे हमें खरीफ में कौन सी क्रॉप बोनी है, फिर रबी में कौन सी बोनी है, अगर जायद या स्प्रिंग सीजन में क्रॉप बोनी है तो हमें कौन सी क्रॉप सोइंग करनी है। तो इसकी पूरी एक हम प्लानिंग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्रॉप ग्रो करते हैं। इसी प्लानिंग को ही हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो ये एक मैंने आपको सिंपल बताया कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप को रोटेट करना और उसकी पहले से प्लानिंग करना। तो ये देखिए जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, चाहे हम खरीफ में राइस उगाएं और रबी में वीट उगाएं, तो ये राइस वीट एक क्रॉप रोटेशन हुआ, या मेज खरीफ में उगाएं और वीट खरीफ रबी में उगाएं तो ये मेज वीट रोटेशन हुआ। तो डिफरेंट क्रॉप्स अवेलेबल रहती हैं और इनको जो हम प्लानिंग पहले से ही करते हैं कि क्यों हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है और क्यों हम डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स लें, तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उन्हीं प्रिंसिपल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल्स को पहले हमें फॉलो करने की क्या ज़रूरत है। क्रॉप्स अवेलेबल हैं, फार्मर कोई भी क्रॉप उगाए, खरीफ में उसके पास चॉइस है, रबी में चॉइस है, स्प्रिंग अगर सीजन है तो स्प्रिंग सीजन में चॉइस है। तो अगर फार्मर्स के पास क्रॉप है, चॉइस है और वो उगा सकता है तो उसे क्रॉप उगानी चाहिए। जिस क्रॉप में उसे प्रॉफिट मिले किसान को वही क्रॉप उगानी चाहिए। तो इसमें हमें कोई क्रॉप रोटेशन ऐसा लगता है कि नहीं बनाना चाहिए या कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ बात यह है कि ठीक है, फार्मर ने क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं और उसकी लाइवलीहुड है, फार्मर की क्रॉप से ही उसकी लाइवलीहुड है और क्रॉप से उसे प्रॉफिट मिलता है, पैसा मिलता है, तो वो क्रॉप उगानी चाहिए जो उसे प्रॉफिट दें। लेकिन ये प्रॉफिट भी इस तरह से होना चाहिए कि विद द टाइम उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उनमें कोई डिटोरेशन ना हो, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, उसके फील्ड में वीड्स की प्रॉब्लम ना आए, डिसीजेज ना आए, जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो उसके साथ रहें, आगे कई साल तक बने रहें, वाटर टेबल जो है बहुत नीचे ना जाए और सॉइल क्वालिटी मेंटेन रहे। तो इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने प्रॉफिट तो बहुत ले लिया किसी क्रॉप को उगा करके, लेकिन हमारी सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन कर गई, या हमने इतना पानी दिया उन क्रॉप्स को, हमने ऐसी क्रॉप उगाई, वाटर लविंग क्रॉप्स थी कि वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया। तो ऐसे केस में एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं होगी और कुछ टाइम बाद 8, 10, 15, 20 साल बाद वो सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगी और उसमें क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा। तो सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको प्रिंसिपल्स फॉलो करने जरूरी हैं ताकि रिसोर्सेज जो हैं क्रॉप प्रोडक्शन के वो मेंटेन रहें और प्रॉफिटेबिलिटी ईयर बाय ईयर मेंटेन रहे और उसको प्रॉफिटेबल सिस्टम रहे। इसलिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो क्यों करना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बहुत जरूरी है, हमारे रिसोर्सेज जो भी हैं वो मेंटेन रहें, खासतौर से सॉइल फर्टिलिटी का मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, वाटर रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। इनके बिना क्रॉप प्रोडक्शन इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जहां भी वाटर नहीं है, देखिए जैसे राजस्थान है, गुजरात में वाटर की प्रॉब्लम है, वहाँ क्रॉप की चॉइस कम हो गई है या फर्टिलिटी डिप्लीट कर गई है, फर्टिलिटी कम हो गई है, तो वहाँ भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा हम नहीं ले सकते, बहुत फर्टिलाइजर डालना पड़ता है और फिर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इसलिए ये जरूरत है कि हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। तो आज हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉप रोटेशन क्या है और क्रॉप रोटेशन के लिए एक प्लानिंग करनी क्यों जरूरी है, जिसको हम प्रिंसिपल्स कह रहे हैं, वो प्रिंसिपल्स बनाने क्यों जरूरी हैं। तो अब ये देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो बहुत सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्रॉप रोटेशन का, हमको जो क्रॉप सेलेक्ट करनी चाहिए वो डिमांड बेस्ड होनी चाहिए। उस एरिया में उस क्रॉप की डिमांड होनी चाहिए, तभी जो है फार्मर उस क्रॉप को सेल कर पाएगा और उससे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मान लीजिए कोई फार्मर किसी सिटी के पास रहता है तो उसको अपने क्रॉपिंग सिस्टम में, क्रॉप रोटेशन में वेजिटेबल्स को ग्रो करना चाहिए, वहाँ वेजिटेबल की डिमांड ज़्यादा होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जहाँ राइस मिल ज़्यादा है वहाँ राइस ग्रो करना चाहिए। तो ये एक डिमांड बेस्ड जो है क्रॉप का सिलेक्शन होना चाहिए। नंबर 1 प्रिंसिपल ये है, कोई भी हमने नई क्रॉप देखी उसको एकदम से रोटेशन में नहीं लेना चाहिए। उस क्रॉप की सूटेबिलिटी उस क्लाइमेट के साथ होनी बहुत जरूरी है। कुछ के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ट्रॉपिकल क्रॉप्स के लिए, सब ट्रॉपिकल के लिए, टेम्परेट क्रॉप के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। तो क्लाइमेट कैसा है, खासतौर से टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर जो है ग्रोथ
ड्यूरेशन को डिसाइड करता है, और रेनफॉल जो है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। तो क्लाइमेट के क्या वो जो पैरामीटर है, टेम्परेचर, रेनफॉल, उस क्रॉप को सूट करते हैं या नहीं करते हैं। मान लीजिए कि लो रेनफॉल एरिया है तो हम हाई जो वाटर रिक्वायरमेंट है, जैसे कि राइस को ग्रो नहीं कर पाएंगे या हम शुगर केन को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो क्लाइमेट बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है, तो क्लाइमेट को कंसीडर करना चाहिए। फिर सॉइल कैसी है वहाँ की, कि लाइट सॉइल है, मीडियम सॉइल है, हैवी सॉइल है। अब मान लीजिए वो फार्मर राइस ग्रो करना चाहता है और सॉइल लाइट है, तो हम वाटर का रिटेन नहीं करेगी, लाइट सॉइल पर्कुलेट कर जाएगा, पानी नहीं ग्रो कर पाएंगे। और अगर हैवी सॉइल है और उसमें फार्मर ग्राउंडनट ग्रो करना चाह रहा है या पोटैटो ग्रो करना चाह रहा है या रूट क्रॉप ग्रो करना चाह रहा है, तो फिर हैवी सॉइल में वो पॉसिबल नहीं है। तो जो क्रॉप का सिलेक्शन है क्रॉप रोटेशन में, दैट शुड बी बेस्ड ऑन डिमांड, बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक पैरामीटर्स, पर्टिकुलरली टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सॉइल टाइप। उसके अकॉर्डिंग ही क्रॉप को सेलेक्ट करना चाहिए, अन्यथा उसका क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। डिमांड नहीं है तो मार्केट में सेल नहीं होगी, क्लाइमेट उसके लिए सूट नहीं करता है या सॉइल सूट नहीं करती है, तो उसका प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत कम रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्रॉप सिलेक्शन। नेक्स्ट इज कि हम जो क्रॉप सेलेक्ट कर रहे हैं रोटेशन में, मान लीजिए हम दो क्रॉप सेलेक्ट करते हैं खरीफ सीजन और रवि सीजन के लिए। तो देखिए जो रोटेशन होता है वो खरीफ से शुरू होता है और रवि में चलता है, और कुछ एरिया में स्प्रिंग सीजन भी होता है जिसको हम जायद बोलते हैं, जो फरवरी में स्टार्ट होता है। तो खरीफ, रवि और स्प्रिंग के बारे में आप जानते ही हैं। तो रूट सिस्टम हम जो क्रॉप सेलेक्ट कर रहे हैं खरीफ के लिए, रवि के लिए पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर हमने कोई क्रॉप ऐसी सेलेक्ट की है कि जो डीप रूट की है, अगर हम खरीफ में ऐसी क्रॉप बोएं जो डीप रूट सिस्टम है जिसका और गहरी जाती है सॉइल में, तो नेक्स्ट क्रॉप हमें शैलो रूट सिस्टम वाली लेनी चाहिए जिसका जो है फाइबरस रूट सिस्टम हो। या हमने खरीफ में शैलो रूट लिया है तो रवि में नेक्स्ट क्रॉप हमें टैप रूट लेनी चाहिए। तो जो रूट का सिस्टम है वो डीप रूट के बाद शैलो होनी चाहिए या शैलो के बाद डीप रूट सिस्टम वाली क्रॉप होनी चाहिए। मान लीजिए खरीफ में पिजन पी ले रहे हैं या कॉटन ले रहे हैं, डीप रूट सिस्टम है, तो नेक्स्ट सीजन में हम वीट ले सकते हैं, शैलो रूट सिस्टम वाली क्रॉप कोई ले सकते हैं, या पी ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए कि रूट सिस्टम अलग अलग होना चाहिए, रूट सिस्टम दोनों जो सीजन की क्रॉप्स हैं डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। उसका एक लॉजिक है। मान लीजिए कि ये एक डीप रूट सिस्टम वाली क्रॉप है, तो ये जो क्रॉप है मान लीजिए ये 25 to 30 सेंटीमीटर तक जाती है, 40 सेंटीमीटर तक जाती है, तो जो ये न्यूट्रिएंट डिप्लीट करेगी इस जोन तक करेगी, इस जोन से करेगी। तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट का अपटेक होगा वो इस जोन से होगा। अगर मान लीजिए हमने फिर से रबी में वही क्रॉप उगाई जिसका कि रूट सिस्टम बहुत डीप है, तो फिर से यहाँ पे जो क्रॉप ग्रो होगी वो भी इसी न्यूट्रिएंट को लेगी, इसी जोन से, और इस जोन से न्यूट्रिएंट पहले से ऑलरेडी क्रॉप ले चुकी है, पहले से डेफिशिएंसी है, तो उस क्रॉप की ग्रोथ नहीं होगी। तो ऐसे केस में हम क्या करें कि अगर हम शैलो रूट सिस्टम वाली क्रॉप लेते हैं, क्योंकि ये जो हमने डीप रूट सिस्टम वाली क्रॉप ली थी यहाँ के न्यूट्रिएंट यूटिलाइज नहीं हुए थे, क्योंकि टैप रूट सिस्टम था, डीप था, उसने नीचे से न्यूट्रिएंट्स लिए थे। अब शैलो वाली क्या करेगी कि यहाँ के न्यूट्रिएंट्स लेगी और यहाँ जो सॉइल को रेस्टिंग पीरियड मिल जाएगा, मतलब वहाँ जो उसके माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन हो रहा है या बायोजियोकेमिकल जो साइकिल है और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो रही है, वो उससे जो है कुछ जो सॉइल का मिनरलाइजेशन होता है उससे भी न्यूट्रिएंट आ जाएंगे। तो एक तरह से यहाँ सॉइल को रेस्ट पीरियड मिल रहा है, तो न्यूट्रिएंट का कुछ हद तक रिप्लेनिशमेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए बार बार शैलो रूट सिस्टम ले रहे हैं, खरीफ में भी शैलो ले रहे हैं और रबी में भी शैलो ले रहे हैं, तो देखिए केवल इसी जोन से ही जो है न्यूट्रिएंट की माइनिंग होती रहेगी, न्यूट्रिएंट का अपटेक होता रहेगा। इसलिए क्रॉप को हमें ऐसे बोना चाहिए कि एक बार डीप लें तो शैलो लें, और शैलो ले लिया है तो पहले फिर डीप लें। तो ये इसका प्रिंसिपल है और इसको फॉलो करना चाहिए, तभी हम पूरे जो सॉइल प्रोफाइल है उसके न्यूट्रिएंट को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं और सॉइल को एक रेस्टिंग पीरियड भी मिल जाता है कि जिसमें न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट होता है। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस फिक्स रहता है, धीरे धीरे इनसॉल्युबल सॉल्युबल होकर के अवेलेबल होता है, तो इस रेस्टिंग पीरियड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह से पोटेशियम है, नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में रहता है, जब सॉइल को कुछ रेस्ट पीरियड मिलता है, सॉइल को हम छोड़ देते हैं तो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म जो है एक्सचेंजेबल फॉर्म में आती है। तो इस तरह से भी जो जियोकेमिकल जो साइकिल होती हैं, ये साइकिल चलती हैं तो न्यूट्रिएंट रिलीज होता है, वेदरिंग से भी कुछ न्यूट्रिएंट रिलीज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रूट सिस्टम हमको जरूर कंसीडर करना चाहिए प्रिंसिपल्स में। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट अपटेक।
अगर हमने पहली क्रॉप ऐसी ली है जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करती है, एग्जॉस्टिव क्रॉप है, तो दूसरी क्रॉप ऐसे लें जो कम जिसको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, रिस्टोरिव क्रॉप है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए कि एक हमने क्रॉप ली और वो खरीफ में एग्जॉस्टिव क्रॉप ली, मान लीजिए हमने मेज ले लिया, मेज लिया तो ये क्या करेगा, मेज का बहुत न्यूट्रिएंट डिमांड होती है और यही जो है इसी रीज़न से सारे फिर न्यूट्रिएंट को ले लेगी। और जब नेक्स्ट क्रॉप हम लेंगे तो सॉइल में क्या है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है रबी में, और हमने फिर से कोई एग्जॉस्टिव क्रॉप ले ली, मान लीजिए वीट ले ली, वीट को भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, कोई ऐसी क्रॉप लें जिसको न्यूट्रिएंट की डिमांड कम है। तो लेग्यूम इन जनरल डिमांड कम रहती है, या तोरिया हम ले सकते हैं। मस्टर्ड में कुछ ऐसे हमारे कल्टीवार हैं जो जल्दी मैच्योर होते हैं, उनकी न्यूट्रिएंट डिमांड कम रहती है। तो इस तरह के हम क्रॉप को लेना चाहिए, जिसको कोई एक क्रॉप अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले रही है तो दूसरी जो फॉलो क्रॉप है वो कैसी होनी चाहिए, कम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वाली, न्यूट्रिएंट अपटेक वाली होनी चाहिए। फिर क्या है कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इसी से रिलेटेड है। पहली क्रॉप को मान लीजिए न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो दूसरी क्रॉप ऐसी वो है कि उसको न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कम हो। अगर मान लीजिए दोनों ही क्रॉप की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है, जैसे कि मान लीजिए हमने मेज वीट सिस्टम ले रहे हैं, मेज को भी अच्छा न्यूट्रिएंट चाहिए, अच्छे फर्टिलाइजर देना है ज़्यादा अमाउंट में, और वीट को भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। ज़्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे तो हमारी जो डिपेंडेंसी है फर्टिलाइजर पे बढ़ेगी, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने से। दूसरा देखिए, जो फर्टिलाइजर होते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर, वो सॉइल की केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं अगर ज़्यादा डोज में डाले जाए, क्योंकि या तो एसिडिटी करेंगे, एलिगिनिटी करेंगे, सॉइल पीएच को अफेक्ट करते हैं, सॉइल एग्रीगेशन को अफेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें एग्रीगेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। दूसरा, इसमें जो है हैवी मेटल कंटेमिनेशन होता है फर्टिलाइजर्स में, हैवी मेटल जो है इम्प्योरिटीज में रहते हैं। तीसरा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं फर्टिलाइजर से, जो जनरल एनपीके फर्टिलाइजर में। तो टोटल जो है देखेंगे हैं कि अगर हम लगातार हाई डोज यूज करते जाएं फर्टिलाइजर की, तो सॉइल की क्वालिटी पुअर हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि न्यूट्रिएंट अपटेक क्रॉप का क्या है, अगर एक क्रॉप का ज्यादा है तो दूसरी क्रॉप का कम हो, अगर पहली क्रॉप का कम है तो दूसरी कम ज्यादा अपटेक वाली क्रॉप ले सकते हैं। इसी तरह से न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अगर एक क्रॉप की ज्यादा है, ज्यादा फर्टिलाइजर देना पड़ रहा है, तो दूसरी क्रॉप हम ऐसी लें कि इसमें हमें फर्टिलाइजर कम देना पड़े। फिर है देखिए वाटर रिक्वायरमेंट। अब जो प्रिंसिपल है इसी बेस पे है कि हमारी जो है फर्टिलिटी मेंटेन रहे, वाटर रिसोर्सेज मेंटेन रहे। अगर हमने दोनों क्रॉप रबी और खरीफ में ऐसी ले ली जिनकी हाई वाटर रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इरिगेशन करनी पड़ेगी। इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल लगाएंगे, पंप लगाएंगे, तो नीचे से पानी लेंगे, तो वाटर टेबल क्या होता जाएगा, डीप होता चला जाएगा। तो एक सीजन में तो हम हाई वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप ले लें, मान लीजिए खरीफ में हमने राइस ले लिया, लेकिन जो नेक्स्ट क्रॉप है उसमें हम अगर रवि मेज ले लेते हैं, तो देखिए वहाँ रवि मेज को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो ट्यूबवेल से ही पानी देंगे, क्योंकि रवि में हमारे वहाँ क्या है, रेनफॉल बहुत कम है, तो सारी डिपेंडेंसी रवि क्रॉप्स की किस पर रहती है, इरिगेशन पर रहती है। तो उस केस में क्या होगा, दोनों ही सीजन में हम पानी ले रहे हैं और ये ईयर बाय ईयर चलता रहेगा, तो वाटर टेबल बहुत नीचे हो जाएगा। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर एक क्रॉप में पानी ज़्यादा लग गया है तो दूसरी क्रॉप की रिक्वायरमेंट कम हो, ऐसी क्रॉप को हम ग्रो करें। तो वाटर रिक्वायरमेंट अगर हम मेंटेन कर लेते हैं तो वाटर टेबल जो है डेप्थ मेंटेन रहेगी, नहीं तो वाटर टेबल बहुत डीप चला जाएगा और फिर वाटर की प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट इज लेग्यूम इंक्लूजन। हमें क्रॉप रोटेशन में लेग्यूम को इंक्लूड करना चाहिए। लेग्यूम जो क्रॉप है उनके बहुत एडवांटेज हैं। एक तो लेग्यूम क्रॉप में जो है नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो कुछ एडिशनल नाइट्रोजन मिल जाती है, 25-30 kg, अब 35 kg पर हेक्टर नाइट्रोजन तक मिल जाती है, डिपेंड करता है कौन सी क्रॉप है, तो फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है। दूसरा, जो ये कवर क्रॉप होती है, स्मूदर क्रॉप होती हैं और सॉइल को कवर करके रखती है, तो इरोजन नहीं होता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं। फिर देखिए ये ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करती हैं, एडिशन होता है, तो सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोरेशन होता है। तीसरा, ये जब सॉइल को कवर करके रखती हैं तो इनमें वीड्स की प्रॉब्लम भी क्या आती है, कम आती है। तो शॉर्ट स्ट्रेचर अगर हम लेग्यूम ले रहे हैं तो वीड्स की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। तो क्रॉपिंग सिस्टम जब भी बनाएं तो उसमें एक लेग्यूम क्रॉप जरूर रखनी चाहिए। मान लीजिए कोई फार्मर राइस वीट सिस्टम ले रहा है, तो अब राइस के बाद अगर वीट लेता है और वीट अप्रैल में हार्वेस्ट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो वीट के बाद लेग्यूम क्रॉप को ले सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन कॉपी ले सकता है, या ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं सेसबेनिया की। तो अगर लेग्यूम क्रॉप के लिए सीड के लिए नहीं हो पा रही है तो ग्रीन मैन्योरिंग करें, लेग्यूम को जरूर इंक्लूड करें
फर्टिलिटी रिस्टोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेग्यूम को इंक्लूड करना। तो चाहे सोयाबीन को उगाएं, चाहे ग्राउंडनट उगाएं, ये भी लेग्यूम है, भले ही ऑयल सीड क्रॉप है लेकिन लेग्यूम है, या पल्सेस उगाएं, मूंग उड़द को लें, पिजन को लें, लेंटिल लें, या चिकपी लें, या पी लें, बहुत ऑप्शंस हैं। इसको जरूर रोटेशन में इंक्लूड करना चाहिए, चाहे खरीफ में, चाहे रबी में, या रबी के बाद रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद जो सीजन बचता है 1.5-2 महीने का, उसमें ग्रीन मैन्योर ले सकते हैं। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है लेग्यूम का और इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, इसको जो मेंटेन रखना चाहिए। फिर जो क्रॉप्स हम ले रहे हैं खरीफ और रबी की, वो डिफरेंट फैमिली की होनी चाहिए। मतलब पहली अगर हम पोएसी फैमिली की ले रहे हैं क्रॉप, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो रबी में क्रॉप है वो पोएसी फैमिली की ना हो, ग्रेमनी फैमिली जिसको हम बोलते हैं वो ना हो। उसका रीजन क्या है कि देखिए, जो अगर सेम टैक्सोनॉमी वाली फैमिली होती है, माना पोएसी फैमिली के लिए हम ले रहे हैं, तो अधिकतर जो इंसेक्ट होते हैं या डिसीज होते हैं सेम फैमिली पे ज़्यादा अटैक करते हैं। तो ऐसे डिसीज है, कुछ इंसेक्ट्स हैं जो सेम फैमिली में रहेंगे, तो रबी में भी रहेंगे, खरीफ में भी रहेंगे, तो क्रॉप पे अटैक उनका ज़्यादा होगा, वो परसिस्ट कर जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो अगर हम पहले में मान लीजिए कोई पोएसी फैमिली ले रहे हैं, तो दूसरे में हम कोई लेगुमिनेसी का ले लें, या हम कोई क्रूसीफेरी फैमिली का ले लें, कोई ऑयल सीड क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। सेम फैमिली को अवॉइड करना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? इंसेक्ट्स की ग्रोथ को रोकने के लिए और डिसीज के इन्फेक्शन को रोकने के लिए। अब जैसे राइस वीट सिस्टम है, दोनों ही ग्रेमनी फैमिली की हैं, और ये राइस वीट सिस्टम से अब बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सेम फैमिली की हैं, रूट सिस्टम भी सेम है। तो इस कारण से ये राइस वीट सिस्टम जो नॉर्थ वेस्टर्न जोन में है, हालांकि बहुत पॉपुलर है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब इसके डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है ताकि इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। तो इसको प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए और सेम फैमिली की क्रॉप्स को ग्रो करने से अवॉइड करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई हो रही है सेम फैमिली का नहीं, तो बीच में कोई ऐसी क्रॉप ले लेनी चाहिए जो उस फैमिली से ना हो, ताकि उनकी डिसीज की साइकिल टूट जाए, इंसेक्ट की साइकिल टूट जाए। अनदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम क्रॉप रोटेशन ऐसा बनाएं कि जो फार्मर के पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में क्या है? लेबर है, फार्म लेबर है, फैमिली लेबर है, मशीनरीज हैं, ट्यूबवेल है, ट्रैक्टर है, हैरो है, इम्प्लीमेंट्स हैं। तो ऐसा क्रॉप रोटेशन होना चाहिए कि इनका यूज होता रहे, फैमिली लेबर इंगेज रहे, एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे। फार्म पे अगर लेबर रखी हुई है तो वो इंगेज रहे क्रॉप कल्टीवेशन में, मशीनरीज का यूज होता रहे। ऐसा ना हो कि हमने ऐसा क्रॉप बना लिया कि मशीनरी यूज नहीं हो रही है उसमें। तो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, प्रॉपरली यूज होते रहे, फार्मर ने जो रिसोर्सेज लगाए हैं, जिस पे पैसा खर्च कर दिया है, वो क्रॉप कल्टीवेशन में रेगुलर उसका यूज हो, तभी जो है उसने जो पैसा लगाया है उसका उसे रिटर्न मिलेगा। तो क्रॉप रोटेशन बनाते समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 1 साल का रोटेशन बना रहे हैं, 2 साल का रोटेशन बना रहे हैं, या 3 साल का रोटेशन बना रहे हैं। तो जनरली 3 साल तक के रोटेशन बनाए जाते हैं। अब ये कैसे बनाए जाते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम क्रॉप्स ले रहे हैं, 1 साल का रोटेशन बना रहे हैं या 2 साल का बना रहे हैं, जिस क्रॉप को सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें इन पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए। और हो सके अगर हम 3 साल का क्रॉप रोटेशन बना रहे हैं तो सॉइल को रेस्टिंग पीरियड भी देना चाहिए, कुछ टाइम फैलो भी रखना चाहिए। अब भले ही फैलो हम खरीफ और रबी के बीच में करें, खरीफ की क्रॉप हम हार्वेस्ट कर लें और रबी को थोड़ा सा पीछे करके बोएं ताकि उसको रेस्टिंग पीरियड मिले। रेस्टिंग पीरियड की मैंने बता दिया फैलो रखने के क्या फायदे हैं। सॉइल को जो है रेस्टिंग पीरियड मिलता है, उस समय सॉइल में बहुत बायोलॉजिकल, माइक्रोबियल, केमिकल, फिजिकल चेंजेस आते हैं और जो सॉइल के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए, लेकिन फार्मर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो अधिकतर नहीं करते हैं और वो कोई ऐसी क्रॉप ले लेते हैं जो मार्केट में तो बिकती है, उनको प्रॉफिट भी नज़र आता है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो 5-6 साल बाद या 8-10 साल बाद नज़र आते हैं। और फिर फर्टिलिटी इतनी डिप्लीट कर जाती है कि उसे मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। ग्राउंड वाटर इतना डीप हो जाता है कि उसको फिर ऊपर लाना, शैलो करना बहुत मुश्किल होता है। और ये इल इफेक्ट्स जो हैं राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम जो है उसमें देखे जाते हैं। इसलिए राइस वीट का डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है, राइस को चेंज किया जा रहा है जहां कोशिश हो रही है, या वीट को किया जा रहा है। तो क्रॉप रोटेशन जब भी बनाए फार्मर्स, उनको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। तो ये फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हमें साइंटिफिक फैक्ट्स
पता होने चाहिए कि इनके लॉजिक्स क्या हैं उसको ऐसा करने के। तो जो प्रिंसिपल्स हैं उसका मैंने आपको बेस बताया है। हमें सस्टेनेबिलिटी सिस्टम की मेंटेन करनी है, हमें रिसोर्सेज मेंटेन करके रखने हैं। कहीं सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में, सिर्फ ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए कहीं हम अपने रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ ना कर लें कि वो डिप्लीट कर जाएं और फिर उनका रेप्लेनिशमेंट ना हो पाए। तो ये इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, तभी जो है सिस्टम की प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन रहती है और सस्टेनेबिलिटी भी। तो ये मैंने आपको बताया, कुछ लॉजिक बताए, साइंटिफिक फैक्ट्स बताए कि ऐसा क्यों है। आपको समझ में आ गया होगा कि इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों जरूरी है। किसी एग्जामिनेशन में पूछा सकता है, ताकि जो फार्मर ने इन्वेस्ट कर दिया है, मशीनरी पे तो इन्वेस्ट कर दिया है, तो कि उससे रिटर्न मिलता रहे, इंगेज रहे, एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे। तो इसके लिए कुछ वेजिटेबल्स भी बीच में ग्रो करनी चाहिए, तो लेबर उसमें इन्वॉल्व रहती है वेजिटेबल क्रॉप्स में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम फॉलो करके सिस्टम की प्रोडक्टिविटी, सिस्टम की प्रॉफिटेबिलिटी और जो सिस्टम है उसकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हमें क्या एडवांटेज मिलता है। प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहती है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहती है और सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन रहती है। तो ये कुछ लॉजिक्स मैंने आपको बताए, क्या प्रिंसिपल्स हैं इसको बनाने के और क्या प्रिंसिपल्स हैं ये। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।